एच लिमिटेड एग्रीज टू बाय ओवर द बिजनेस ऑफ बी लिमिटेड इफेक्टिव 1 अप्रैल 2012। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ एच लिमिटेड एंड बी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2012 आर एज फॉलोज। तो एच लिमिटेड है वो बी लिमिटेड को परचेज करना चाहता है और इन दोनों की जो समराइज बैलेंस शीट है वो यहाँ पे दे रखी है। बैलेंस शीट पूरी नहीं दे रखी है, सिर्फ समराइज बैलेंस शीट दे रखी है। तो एच लिमिटेड चूंकि बी लिमिटेड को खरीदना चाहता है तो एच लिमिटेड हमारा एक्वायरर हो गया और बी लिमिटेड टारगेट कंपनी हो गई। यहाँ पे दोनों की इक्विटी शेयर कैपिटल दे रखा है। देखो एच लिमिटेड है उसका इक्विटी शेयर एक शेयर 100 रुपये का है और जो बी लिमिटेड है उसका एक शेयर 10 रुपये का है और कैपिटल इन दोनों की दे रखी है। तो मतलब जो एच लिमिटेड हो गया उसके पास कितने नंबर ऑफ शेयर्स हो गए, 3.5 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो गए और बी लिमिटेड के पास 0.65 करोड़ नंबर ऑफ शेयर्स हो गए। फिर एसेट्स दे रखा है इन दोनों का, नेट फिक्स एसेट्स, नेट करंट एसेट्स और डेफर्ड टैक्स एसेट दे रखा है। H Limited proposes to buy out B Limited and the following information is provided to you as part of the scheme of buying. The weighted average post-tax maintainable profits of H Limited and B Limited for the last 4 years are rupees 300 crores and rupees 400 crores respectively. तो ये क्या दे रखा है, ये हमें पिछले 4 साल का वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स यानी आफ्टर टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट दे रखा है पिछले 4 सालों का। मतलब जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स होगा वो भी कितना ही होगा, वो भी इन्हीं का होगा ना। यानी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन पास्ट 4 इयर्स वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। ठीक है, या पिछले 4 सालों से अगर इनकी पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट इतनी आ रही है तो फ्यूचर में भी तो यही आएगी ना। तो ये हमारा FMP हो गया। ठीक है, बोथ द कंपनीज एनवाइसीज कैपिटलाइजेशन रेट ऑफ 8%। तो दोनों कंपनीज की जो कैपिटलाइजेशन रेट है वो कितनी है, 8% है। अब हम सीधा एक बार क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में जो सेकंड है मेथड से पूछा हमसे कि आपको वैल्यू ऑफ शेयर बतानी है अर्निंग्स कैपिटलाइजेशन मेथड से। तो देखो अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से वैल्यू ऑफ फर्म पैसे पहले निकालते कैसे, ये करेंगे तो क्या निकलेगी, वैल्यू ऑफ फर्म ही तो निकलेगी ना, वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी। तो FMP हमें पता ही है 300 करोड़ और 10 करोड़ का है बेस्ड ऑन पास्ट 4 इयर्स वेटेड एवरेज पोस्ट टैक्स मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। कैपिटलाइजेशन रेट दे ही रखा है, कैपिटलाइजेशन रेट कितना दे रखा है 0.8% का कैपिटलाइजेशन रेट दे रखा है। तो वैल्यू ऑफ फर्म निकल जाएगी, इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे तो वैल्यू ऑफ फर्म आ गई। बट हमें वैल्यू पर शेयर चाहिए, तो पर शेयर कितना है, एक का है 3.5 करोड़ का, एक का है 0.65 करोड़ का। तो डिवाइड बाई 3.5 करोड़ और डिवाइड बाई 0.65 करोड़, वैल्यू ऑफ द फर्म को डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर से तो वैल्यू पर शेयर नहीं आ जाएगी, आ गई। ये क्या है, वैल्यू पर शेयर, यानी एक तरीके से आपने मार्केट प्राइस ही तो निकाल दिया ना। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटलाइजेशन मेथड से आपने निकाल दिया। अब आगे 2 पॉइंट हमने देख लिए। एक तीसरा पॉइंट में कह रहा है कि कंटीजेंट लायबिलिटी क्या है, 300 करोड़ की है, कंटीजेंट लायबिलिटी 300 करोड़ की है। ठीक है, और फिर अब चलो फर्स्ट पॉइंट से नेट एसेट वैल्यू मेथड से निकालते हैं। तो नेट एसेट वैल्यू मेथड में क्या करना होता है, जो जो असेट्स की जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें से हमें टोटल लायबिलिटी को लेस कर देते हैं इंक्लूडिंग कंटीजेंट लायबिलिटी। ठीक है, तो असेट्स क्या है ये, अब असेट्स की मार्केट वैल्यू दे नहीं रखी है तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो बुक वैल्यू है वही इसकी मार्केट वैल्यू है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट्स लेस मार्केट ऑफ द लायबिलिटी, लायबिलिटी के नाम पे तो कुछ है ही नहीं, लायबिलिटी के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो हम सिर्फ लायबिलिटी के नाम पे क्या लेस करेंगे, सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी 300 करोड़ की लेस कर देंगे। तो इधर देखो वही कर रखा है इन्होंने। मार्केट वैल्यू ऑफ द एसेट ये देखो 1300 करोड़ और इतना, और टोटल लायबिलिटी में से कंटीजेंट लायबिलिटी, टोटल लायबिलिटी कोई है नहीं, सिर्फ कंटीजेंट लायबिलिटी है। अभी कंटीजेंट लायबिलिटी किसकी है, एच लिमिटेड की है, तो एच लिमिटेड की कंटीजेंट लायबिलिटी लेस कर देंगे, इसमें से कुछ है नहीं तो लेस करने की जरूरत ही नहीं है। डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स कर दो आप, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने, एच लिमिटेड के 3.5 करोड़ के हैं, बी लिमिटेड के 0.65 करोड़ के हैं। तो इनका नेट इनका भी नेट एसेट वैल्यू मेथड से भी इनका जो एच लिमिटेड और बी लिमिटेड है इनका भी मार्केट प्राइस या फेयर वैल्यू निकल गई। ठीक है, देखो एच लिमिटेड की कंटीजेंट लायबिलिटी, बी लिमिटेड की नहीं है। ठीक है, फिर एक फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं, फिर एक वाला इस वाले मेथड से कर देंगे। फोर्थ में क्या है कि एच लिमिटेड टू इशू शेयर्स ऑफ ₹100 टू ईच ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ बी लिमिटेड। यानी एच लिमिटेड है वो, यानी जो एक्वायरर है वो टारगेट को यानी बी लिमिटेड को शेयर इशू करेगा अपने, किस बेसिस पे, एक्सचेंज रेशियो के बेसिस पे करेगा, एज अराइव्ड ऑन अ फेयर वैल्यू बेसिस। और जो मार्केट प्राइस का यूज़ करके जो एक्सचेंज रेशियो निकला है ना, उस एक्सचेंज रेशियो पे ये शेयर जो है ट्रांसफ़र करेगा। और ठीक है, तो एक्सचेंज रेशियो पता है हमें क्या होता है, एक्सचेंज रेशियो में क्या होता है,
खैर मैं अभी बता दूंगा आपको एक्सचेंज रेशियो क्या होता है। और वेट जो दोनों मेथड से, जो नेट असेट वैल्यू मेथड, जो कैपिटलाइजेशन अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड से जो भी मार्केट वैल्यू निकली है, उस मार्केट वैल्यू को आपने वेट देना है। कितना? नेट एसेट बेसिस वालों को 1 वेट देना है और अर्निंग कैपिटलाइजेशन मेथड को 3 वेट देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देखो एक्सचेंज रेशियो कैसे निकलता है। एक्सचेंज रेशियो निकलता है फेयर वैल्यू ऑफ द टारगेट और फेयर वैल्यू ऑफ द एक्वायरर। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे टारगेट के 2 अलग अलग मेथड से 2 अलग अलग वैल्यू है और एक्वायरर के भी 2 अलग अलग मेथड से 2 अलग अलग मार्केट प्राइस है। तो हमें तो एक चाहिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे, टारगेट और एक्वायरर का सबसे पहले हम एक फेयर प्राइस या फिर मार्केट प्राइस निकाल लेंगे। तो और इन दोनों कैसे निकालेंगे, 2 दे रखा है, दोनों को अलग अलग वेट भी हमें पता है। तो उन दोनों को आप इधर 285 आ रहा है नेट एसेट के हिसाब से एच लिमिटेड का, और अर्निंग कैपिटलाइजेशन के हिसाब से 1071 आ रहा है 0.43। अब इसको एक वेट दे दो, इसको 3 वेट दे दो, जैसा क्वेश्चन में बोला गया है। डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वेट्स यानी 4। तो आपका फिर एक प्राइस निकल आ गई, एक जो 2 प्राइस निकल के आ रही थी एच लिमिटेड की, अभी आपने वेट अलोकेट कर दिया तो आपकी एक प्राइस निकल के आ गई। उसी तरीके से बी लिमिटेड की कर दो, एक प्राइस कर दो। अब इसी फॉर्म में रख दो फेयर वैल्यू टारगेट डिवाइड बाय फेयर वैल्यू एक्वायर्ड। तो टारगेट का फेयर वैल्यू क्या है, टारगेट हमारा बी लिमिटेड है, तो बी लिमिटेड का फेयर वैल्यू 156.3475 और एक्वायर्ड का फेयर वैल्यू क्या है 875, यानी मार्केट प्राइस के 875 कर दो। तो एक्सचेंज रेशियो क्या आ गई, इनकी एक्सचेंज रेशियो आ गई 0.1787। यानी कि बी लिमिटेड के एक शेयर के बदले जो एच है वो अपने 0.1787 जो शेयर है वो इशू करेगा। सिंपल।